की जो बातचीत चल रही थी वो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं उनके बारे में बात हो रही थी। यूजुअली फर्स्ट ऑर्डर के कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में हम लोग तीन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। एक जिसके बारे में हमने कल बात की, जिसे हम लोग कहते हैं कौन सी रिएक्शन, आप लोगों की पैरेलल रिएक्शन। दूसरा टॉपिक जिसके बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और एक तीसरा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन। ये आप लोगों के टोटल तीन टॉपिक हैं जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हमको स्टडी करने हैं, ठीक है। जिसमें से पहला वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं कल के दिन, और आज हम लोगों को जो चीज़ पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, रिवर्सिबल रिएक्शन वाला टॉपिक पढ़ना है। खैर, अब तुमको पहले तो ये समझना होगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब समझने के लिए आपको केमिकल इक्विलिब्रियम आना चाहिए। अगर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम आता है तो आपको रिवर्सिबल रिएक्शन का जो मीनिंग है वो आपको पता होगा कि अच्छा ये रिवर्सिबल रिएक्शन का अर्थ होता है। देखो, हम लोग कैसा है, इन जनरल अगर बात करें तो ऑलमोस्ट जितनी भी रिएक्शंस हम अपने आजू बाजू देखते हैं वो हर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है, हर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आती है। कई रिएक्शंस के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की जो उनकी टेंडेंसी होती है वो कम होती है, बैकवर्ड आने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, एंड वाइस वर्सा। कई केस में ये जो टेंडेंसी की मैं बात कर रही हूँ ये ऑलमोस्ट सेम होती है, या फिर कह सकते हो कि ऑलमोस्ट कंपेरेबल होती है। तो अगर कुछ रिएक्शंस आपके पास मान लेते हैं ऐसी है जिन लोगों की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बैकवर्ड, तो वो रिएक्शन प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएगी और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट वो ना के बराबर बनाएगी। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं कि अच्छा ये रिएक्शन कैसी है, इरिवर्सिबल। बट अगर मान लेते हैं कई ऐसी रिएक्शंस मैं आपको दे दूँ जिनमें फॉरवर्ड जाने का उनका रेट और उनके बैकवर्ड आने का रेट अगर आपस में क्या हो जाए, सामान्य हो जाए, सेम हो जाए या कंपेरेबल हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन इरिवर्सिबल नहीं कहलाती है। ऐसी रिएक्शन आप लोगों की क्या कहलाती है, रिवर्सिबल। यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, विथ सर्टेन रेट नोन एज KF, और साथ ही साथ में वही प्रोडक्ट वापस से पीछे आके रिएक्टेंट में खुद को कन्वर्ट कर ले रहा है विथ सर्टेन रेट कांस्टेंट KB। एक मिनट, सॉरी, विथ सर्टेन रेट कांस्टेंट KB। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों की रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है, जिसमें आप लोगों का जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस को आप लोग कौन सी रिएक्शन कहते हो, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हो, या फिर लेट से आप इनको अपोजिंग रिएक्शन कहते हो, ये भी इनका खैर नाम है। तो अभी हम लोगों को इसी प्रकार की रिवर्सिबल रिएक्शंस को पढ़ना है जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि दुनिया की सारी रिवर्सिबल रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेंगी, बट हम उनमें से सिर्फ उन्हीं रिवर्सिबल रिएक्शन को पढ़ेंगे जो कौन से काइनेटिक्स को फॉलो करने वाली हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेंगी। तो अभी आज की हमारी जो क्लास है उसमें हमें रिवर्सिबल रिएक्शन की काइनेटिक्स पढ़नी है जो फॉलो कर रही हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, ठीक है। इसके अलावा हम थोड़े और रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं। वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास सिर्फ एक रिएक्टेंट है। हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो, और ये भी तो हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो, है ना, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट, देयर कैन बी एनी टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी, कुछ भी हो सकती है। इवन ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रिएक्टेंट की कोई स्टोइक्योमेट्री हो, प्रोडक्ट की कोई स्टोइक्योमेट्री हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कौन सी टाइप की रिएक्शंस कंसिडर कर रहे हैं, हम उन टाइप की रिएक्शंस को कंसिडर कर रहे हैं जिन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट रिवर्सिबली क्या बना रहा है, आप लोगों का प्रोडक्ट B बना रहा है, ठीक है। रिवर्सिबली क्या बना रहा है, प्रोडक्ट B बना रहा है, यानी कि एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, बात खत्म।
रिएक्टेंट ए की स्टोइक्योमेट्री वन और बी की स्टोइक्योमेट्री भी वन। अगर आप मोर देन वन रिएक्टेंट लेते हो या मोर देन वन प्रोडक्ट लेते हो तो अभी हम लोग जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं उस डेरिवेशन की जो पूरी की पूरी कहानी है वो पूरी की पूरी कहानी बदल जाएगी। ठीक है, तो अभी जो भी हम लोग बातचीत करेंगे, ये जो भी डेरिवेशन हम करेंगे, इन दोनों रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए करेंगे कि हमारे पास मात्र एक रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, दोनों की स्टोइक्योमेट्री कितनी है, 1 1 है, और साथ ही साथ में वो क्या कर रहे हैं, आप लोगों के फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को वो क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ये दोनों रेस्ट्रिक्शंस को हम लोगों को क्या करना है, ओबे करना है। तो चलो डिराइव करना शुरू करते हैं। पहले डिराइव कर लेते हैं और डिराइव करने के बाद उसमें कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुमको याद रखने, क्योंकि अभी तक इस पर्टिकुलर टॉपिक में या इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई सवाल नहीं पूछा गया है। ठीक है, जो आपके टॉपिक्स हैं ना, वैसे तो ये मेंस के टॉपिक है नहीं जो हम लोग अभी खैर पढ़ रहे हैं, बट फिर भी इन टॉपिक से कोई ऐसा खास आप लोगों को सवाल नहीं पूछा गया है। ठीक है, JEE में 2018 या 19 के आसपास एक सवाल इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा गया था, और वो भी एग्जैक्टली क्या पूछा गया था मैं अभी बता देती हूँ। उसके अलावा अभी तक कुछ भी नहीं पूछा गया है रिवर्सिबल रिएक्शन वाले टॉपिक से। बट खैर अगर पूछा जाएगा तो इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड वो नहीं पूछेगा, और अगर पूछेगा भी तो इसी वाली चीज़ को घुमा फिरा कर वो आपसे चीज़ें पूछ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं डिराइव करने के लिए हमारे पास एक रिएक्शन चाहिए, तो रिएक्शन को हमने किस कैटेगरी का मान लिया, ए गिविंग यू प्रोडक्ट बी एज वेल एज बी अगेन गिविंग यू रिएक्टेंट ए। जब ए से बी में कन्वर्ट हो रहे हो तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, जिसको मैंने KF वाले सिंबल से इंडिकेट किया। बी से जब आप ए में जा रहे हो तो आप उसको बैकवर्ड आ रहे हो, तो मैंने इसको बैकवर्ड यानी कि KB वाले सिंबल से इंडिकेट किया। कई बुक्स में K होता है और K के साथ K इनवर्स होता है, यानी कि K मतलब फॉरवर्ड जाने के लिए रेट कांस्टेंट और K इनवर्स मतलब अगर आप बैकवर्ड आ रहे हो तो उसका रेट कांस्टेंट। बट मैं K और K इनवर्स में डील नहीं करती हूँ, मैं K फॉरवर्ड और K बैकवर्ड लिखना ज़्यादा पसंद करती हूँ, है ना, क्योंकि K फॉरवर्ड और K बैकवर्ड में मैं खुद को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। अब देखो, ये बात तो एक सत्य वचन है कि जो रिएक्शंस रिवर्सिबल होती हैं वो पहली बात उन रिवर्सिबल रिएक्शंस के जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कभी भी 100% ख़त्म नहीं होते। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। रिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी आपका जो रिएक्टेंट है, अगर आप इनफाइनाइट टाइम तक भी उस रिवर्सिबल रिएक्शन को करवाते रहो ना, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, उसके रिएक्टेंट कंप्लीटली ज़ीरो नहीं होते, तभी तो वो रिवर्सिबल है, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है। तो मान के चलते हैं हम लोग बातचीत कर रहे हैं T=0 की, तो खैर T=0 पर जो कैपिटल A है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने A0 ली, जैसा कि मैं लेती आ रही हूँ स्टार्टिंग से इस चैप्टर में। B की कंसंट्रेशन 0 होगी क्योंकि प्रोडक्ट तो अभी खैर बना नहीं है। अब देखो T=T पर, T=T पे मतलब कुछ समय बाद। अब वो समय क्या है तुम्हें नहीं पता, बट कुछ समय बाद, आई डोंट नो व्हाट इज दैट समय, कुछ समय बाद इनिशियल कंसंट्रेशन जो A0 थी उसमें से कुछ ना कुछ कम हो गया होगा और B कुछ ना कुछ बन गया होगा। ये इतना बेसिक केमिकल इक्विलिब्रियम हम सभी को आता है, बराबर। अब मान लेते हैं जब हम पहुंचते हैं T=इक्विलिब्रियम पर, मतलब मान लेते हैं T=इक्विलिब्रियम पे जब आप पहुंच गए, कुछ समय बाद आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई, तो क्या मैं इसको A0 माइनस एक्स ही लिखूंगी क्या? नहीं, मैं इसको A0 माइनस एक्स के बजाय XE लिखूंगी, जहाँ पे XE का मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम पे पहुँचते पहुँचते कितना X बन गया, ठीक है, या कितना B बन गया, या कितना A चला गया इक्विलिब्रियम तक पहुँचते पहुँचते। ठीक है, इक्विलिब्रियम तक पहुँचते पहुँचते कितना हम लोगों का B बन गया, दैट इज आपका XE। और अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं है, किसी दूसरे टाइम पर है, जिन्होंने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ी है उनको पता होगा ये वर्ड रिएक्शन कोशेंट कैपिटल Q सिंबल से हम इंडिकेट करते हैं। नहीं पता है तो आज रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो किसी और टाइम पर अगर आप हो या किसी और पॉइंट पर अगर आप हो अदर देन इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का रिएक्शन कोशेंट कहते हैं।
तो वैसे ही जो मैंने स्टार्टिंग में T इक्वल टू टी लिया उसको मैं मेरा रिएक्शन क्वोशंट कह रही हूँ, और उस वक्त कितना A गया, लेट इट बी X, और इक्विलिब्रियम तक पहुँचते पहुँचते और X जाएगा ना, तो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते कितना X चला गया, XE अमाउंट का A चला गया। हाँ, आफ्टर इक्विलिब्रियम और कुछ डिक्रीज नहीं होने वाला है, वहाँ पे जाने के बाद A और B के बीच में इक्विलिब्रियम बन जाएगी। ठीक है, अब लेकिन अगर मैं रिएक्शन की स्टार्टिंग में तुमसे पूछूं कि बताओ, इस रिएक्शन की स्टार्टिंग में मुझे एक बात बताओ कि व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, ROF क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कितना है। और साथ ही साथ में अगर मैं T इक्वल टू टी पर तुमसे ये चीज़ पूछूं कि बताओ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कितना है। ठीक है, देखो अगर आप A से B जा रहे हो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, डिसअपीयर हो रहे हो ना, A खत्म हो रहा है। लेकिन अगर रिएक्शन बैकवर्ड आने लगे, यानी कि वापस से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने लगे, तो फिर वही चीज़ क्या कहलाएगी, आप लोगों के A वापस से बन रहा है तो वही रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A कहलाएगा। वही चीज़ क्या कहलाएगी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A कहलाएगी, है ना। वही चीज़ क्या कहलाएगी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A। इसका मतलब आप लोगों की रिवर्सिबल रिएक्शन में A डिसअपीयर भी हो रहा है और रेट आप लोगों का A का जो है वो अपीयर भी हो रहा है। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट कि कितना अपीयर हुआ और कितना डिसअपीयर हुआ A। तो A वापस से अपीयर यानी कि वापस से फॉर्म कब हो रहा है, जब आप बैकवर्ड आ रहे हो, है ना। रेट ऑफ फॉर्मेशन कब हो रहा है, जब कोई चीज़ फॉर्म वापस से A फॉर्म कब हो रहा है, जब रिएक्शन बैकवर्ड आ रही है। और A डिसअपीयर कब हो रहा है, जब रिएक्शन आप लोगों की कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है। क्या बात समझ रहे हो, जब रिएक्शन आप लोगों की कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है। ठीक है, तो ऐसे में अगर कोई मुझे ROF यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A लिखने को कहेगा तो मैं बैकवर्ड के टर्म्स में लिखूंगी। तो बैकवर्ड के टर्म्स में उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, KB, और वहाँ पे उसके लिए बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन है, बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन है, B। और अगर मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A लिखूंगी तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A यानी कि फॉरवर्ड के रिस्पेक्ट में, तो फॉरवर्ड के रिस्पेक्ट में उसका रेट कांस्टेंट कौन है, KF, और फॉरवर्ड के लिए उसका रिएक्टेंट कौन है, A। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A एंड व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, पता चल चुका है। ओके, अब अगर इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके कोई मुझसे ये पूछे कि नेट A में कितना रेट, यानी कि A के इसमें नेट चेंज क्या आया, जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि 10 रुपये तुमको दिए, 4 रुपये तुमसे लिए, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है तुम्हारा 10 मान लेते हैं, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है तुम्हारा 4। और अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि बताओ तुम्हारा नेट रेट क्या है, तुम्हारा नेट रेट क्या है, तो तुम ये नहीं कहोगे कि नेट रेट है वहाँ पे 6, क्योंकि 10 आपने दिए तो 4 आपने ले भी तो लिए। तो अगर कोई मुझे नेट रेट निकालने को कहे, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ DA/dt, ठीक है, और यहाँ पे मैं नेट वर्ड लिख दूँ, या फिर इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ dx/dt। dx/dt क्यों, क्योंकि x ही तो निकल गया ना, नेट तो x ही निकला। तो अगर मैं तुमसे नेट रेट पूछूं तो नेट रेट क्या होगा, नेट रेट क्या होगा, अगर मैं तुमसे उन दोनों का नेट रेट पूछती हूँ तो नेट रेट यही होगा कि ओवरऑल वो क्या हो रहा है, आप लोगों का ओवरऑल वो डिसअपीयर हो रहा है। अच्छा, नेट में मैंने डिसअपीयर क्यों बोला, मतलब डिसअपीयर मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखो जब रिएक्शन शुरू होती है तो उस वक्त उसके फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है ना, और बैकवर्ड आने की कम, क्योंकि रिएक्शन तो जस्ट शुरू हुई है, तो इसीलिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ज़्यादा होगा, बराबर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ज़्यादा होगा। और डिसअपीयरेंस के लिए हम लोग कौन सा सिंबल इंडिकेट करते हैं, माइनस। तो माइनस DA/dt नेट आप लोगों का किसके बराबर होगा, ये जो दो गिवन क्वांटिटीज़ आपको दी हैं, ठीक है, इसका ROD माइनस ROA के, जैसा कि मैंने कहा रिएक्शन की स्टार्टिंग में ROD ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ROA। अब ROD कितना है, ROD है आपका KF, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ A, माइनस KB कंसंट्रेशन ऑफ B, और यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ DA/dt जो कि नेट। यही एक्सप्रेशन आप लोगों को JEE के आई थिंक 18 या 19 के पेपर में ये चीज़ पूछी गई थी कि आपको एक रिवर्सिबल रिएक्शन दी गई है, उस रिवर्सिबल रिएक्शन को देखकर आप उसका क्या लिख कर दीजिए, नेट रेट लिख कर दीजिए। नेट रेट क्या होगा, हो सकता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में
आपको कुछ रिएक्टेंट्स दे दें, जैसे NO2 से N2O4 में कन्वर्ट हो रहे हैं, टाइप कुछ दे दें, मतलब A और B में ना बातचीत करते हुए एक्चुअल मॉलिक्यूल्स में अगर वो बातचीत करें, तो पेपर में आप लोगों को कोई भी एक इस तरीके की रिएक्शन आ सकती है जिसमें हम क्या हुए हैं, कन्वर्ट हुए हैं। कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हुए हैं, आपके एक रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, और आपको चीज़ें पूछ सकते हैं। खैर ठीक है, डन। अच्छा, अब कई लोगों को लगता है कि अगर मैडम यहाँ पे स्टोइक्योमेट्री 2 होती तो क्या होता। तो देखो, अगर यहाँ पे स्टोइक्योमेट्री 2 होती तो मैं मानती हूँ यहाँ पे 2 आता, मैं मानती हूँ यहाँ पे भी 2 आता, बट यहाँ पे 2 नहीं आता, यहाँ पे भी 2 नहीं आता। ध्यान रखना, ये जो बी के ऊपर या ए के ऊपर आप जो भी लिखते हो वो ऑर्डर होती है, और ऑर्डर के मामले में हम पहले ही बातचीत कर चुके हैं कि हमारी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। तो अगर ए की स्टोइक्योमेट्री 2 हो, कि ए की स्टोइक्योमेट्री 5 हो, कि बी की स्टोइक्योमेट्री 6 हो, ये जो आपने रेट लिखा है, ये जो आपने नेट रेट का एक्सप्रेशन लिखा है, ये नेट रेट का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर मान लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ NO2 रिवर्सिबली कन्वर्ट हो रहा है N2O4 में, और आपको इसके लिए यही एक्सप्रेशन लिखना है, तो आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। इसको देखकर बोलो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ d/dt किसका, NO2 का, कौन सा वाला, नेट, ठीक है, किसके बराबर है, K फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में बोलो कौन, कंसंट्रेशन ऑफ ए माने रिएक्टेंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ NO2, माइनस K बैकवर्ड, बोलो कंसंट्रेशन ऑफ बी यानी कि कौन है यहाँ पे, N2O4 है यहाँ पे। ये देखो, इस तरीके से कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन दे देगा, और उस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आप लोगों को इस तरीके का एक्सप्रेशन लिखना होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक प्रकार का क्वेश्चन है जो मे भी आप लोगों से पूछा जा सके अगर इस टॉपिक से सवाल क्रिएट करने हो तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक में। हम लोगों की जनरली इच्छा क्या होती है कि जब भी हमें कोई एक एक्सप्रेशन मिलता है, उस एक्सप्रेशन को हम सॉर्ट करते हैं, उसके लाइक वेरिएबल्स अलग करते हैं, उसके अनलाइक वेरिएबल्स अलग करते हैं, उसको विथ इन लिमिट्स हम इंटीग्रेट करते हैं, और कुछ वैल्यूज़ निकाल के तुम्हारे सामने रखते हैं कि देखो ऐसा 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 करोगे तो ये होगा। यही करते हैं, कल की क्लास में भी हमने यही किया था कि कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी कितनी आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी कितनी आएगी। तो आज भी हमारा कुछ ऐसा ही मोटिव है, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम यूज़ करेंगे और इससे कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। बट इस एक्सप्रेशन को तुम अगर ध्यान से देखो तो तुम ये देखोगे कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में टोटल 2 वेरिएबल्स है, बल्कि 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, देयर आर 3 वेरिएबल्स। कौन कौन से हैं वो 3 वेरिएबल्स, जरा बात करो। एक वेरिएबल है टाइम dt जो कि रहता ही है ना, जो कि रहता ही है। दूसरा वेरिएबल है a जो कि जनरली रहता ही है, बट यहाँ पे एक और आ गया तीसरा वेरिएबल, वो है b जो कि अभी तक हमने जब भी काम किया उसमें नहीं है। तो अगर तुम इंटीग्रेट करोगे लेफ्ट साइड राइट साइड, तो लेफ्ट साइड अगर तुमने एक वेरिएबल रखा, राइट साइड अगर तुमने दूसरा वेरिएबल रखा और इंटीग्रेट करो, तो तीसरा वेरिएबल कहाँ गया। तीसरे वेरिएबल का क्या करोगे, तीसरा वेरिएबल इंटीग्रेट नहीं करोगे क्या। इंटीग्रेट तो उसको भी करना चाहिए ना नियम अनुसार, क्योंकि इंटीग्रेट तो सभी वेरिएबल्स को करते हैं, बट हमारे पास तो मैथमेटिकली 2 ही साइड्स है, लेफ्ट साइड राइट साइड, तो हम तो 2 ही को इंटीग्रेट कर पाएंगे एट द सेम टाइम, 2 ही वेरिएबल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस तीसरे वेरिएबल बी को हटाओ, या फिर लेट से ए को हटाओ, टाइम को नहीं हटाना। क्यों नहीं हटाना, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या चेंज हो रहा है यही तो हमको स्टडी करना है। या तो आप ए को एलिमिनेट करो या फिर सब्सटीट्यूट करो विथ रिस्पेक्ट टू बी, या फिर बी को सब्सटीट्यूट करो विथ रिस्पेक्ट टू ए, कुछ ऐसा करो। तो समझ लो इस पर्टिकुलर इक्वेशन की लिमिटेशन क्या है, समझ गए। अब इस पर्टिकुलर चीज़ को सब्सटीट्यूट करने के लिए बेस्ट चीज़ देखो हमारे पास क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। हम जानते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, ये बात अच्छे से जानते हैं, हमने ये चीज़ केमिकल इक्विलिब्रियम में अच्छे से सीखी है कि जो के इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होता है, के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड। एज वेल एज अगर आपको कोई एक रिएक्शन दी जाए और उस रिएक्शन से अगर आपको के इक्विलिब्रियम लिखने को कहा जाए, तो क्या आप उस रिएक्शन से के इक्विलिब्रियम लिख सकते हो, लिख सकते हो। प्रोडक्ट में जो जो चीज़ें हैं उनको न्यूमरेटर में रखो और रिएक्टेंट में जो जो चीज़ें हैं उनको डिनोमिनेटर में रखो। हाँ, लेकिन अगर मान लेते हैं अब यहाँ पे बी की स्टोइक्योमेट्री मान लेते हैं 2 रहती, तो ऐसे केस में अब तुम्हें यहाँ पे फिर बी का स्क्वायर लगाना पड़ता।
मतलब अभी तक स्टोइक्योमेट्री से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ऊपर जितना भी मैंने पढ़ाया, लेकिन अब अगर स्टोइक्योमेट्री 1 के बजाय कुछ और हो गई तो अब फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब फर्क पड़ेगा। खैर, तो यही पॉइंट है जहाँ पे स्टोइक्योमेट्री के आने से फर्क पड़ जाता है, बट हम लोग इग्नोर कर रहे हैं वो सारे केसेस। हम लोग उसी पे बातचीत कर रहे हैं जब ए और बी दोनों की स्टोइक्योमेट्री 1 होगी। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ बी कहाँ पे बोलो, इक्विलिब्रियम पे। कंसंट्रेशन ऑफ ए कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे। जिन लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम आता है उनको ये बातचीत समझ में आ रही होगी कि ये सारी चीज़ें क्या लिखी जा रही हैं। खैर, अब मैंने जो तुम लोगों को ऊपर सबसे स्टार्टिंग में लिखवाया था, पढ़ो क्या लिखवाया था कि इक्विलिब्रियम तक पहुँचते पहुँचते बी की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, एक्सी, और ए की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, ए नॉट माइनस एक्सी। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। ठीक है, क्या मतलब है इतना तामझाम करने का, क्या ज़रूरत है, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या नीड क्या है। आपको तो बी को सब्सटीट्यूट करना था, आपको तो ए को सब्सटीट्यूट करना था, आप इतना ज़्यादा तामझाम यहाँ पे क्यों कर रहे हो। तो खैर वो तुम्हें बताते हैं इतना ज़्यादा हम तामझाम क्यों कर रहे हैं। आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंसिडर करिए। जब आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंसिडर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, के एफ टाइम्स ऑफ ए नॉट माइनस के एफ टाइम्स ऑफ एक्स ई इक्वल टू के बी टाइम्स ऑफ एक्स ई। जो माइनस के एफ टाइम्स ऑफ आपका एक्स ई है उसको मैं राइट साइड अगर लेकर चली जाऊं तो वहां से मेरे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा आप लोगों का, एक्स ई अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो के एफ प्लस के बी बन जाएगा। बराबर है, के एफ प्लस के बी बन जाएगा। तो यहाँ से के एफ इंटू ए नॉट इसकी मेरे पास ये वैल्यू में निकल कर आ गई, के एफ इंटू ए नॉट इसकी मेरे पास यहाँ से ये वैल्यू निकल कर आ गई है। ठीक है, क्या इस एक्सप्रेशन को स्टोइक्योमेट्री से कोई फर्क पड़ेगा, नो। ये एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट है स्टोइक्योमेट्री के, क्योंकि के एफ और के बी तो जो भी थे आपको दिए होंगे क्वेश्चन में, ये एक्सप्रेशन मेरा फिलहाल इंडिपेंडेंट है स्टोइक्योमेट्री से। और हम लोग स्टोइक्योमेट्री की बात नहीं करेंगे, ये बात याद रखो, फालतू बार बार करके मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहती। खैर, क्या करूं मैं इसको, हमको तो इंटीग्रेट करना था, आप कहाँ पे यहाँ पे लाकर अटका दिए। करते हैं ना इंटीग्रेट, आराम से करते हैं इंटीग्रेट। इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना था, बिल्कुल उस एक्सप्रेशन को आप वापस से कंसिडर कर लो। अगर तुम इस एक्सप्रेशन को वापस से कंसिडर कर रहे हो तो मैंने वहाँ पे लिख दिया माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी। अच्छा, अब बात कहाँ की हो रही है, बात इक्विलिब्रियम की हो रही है ना, बात कहाँ की हो रही है, आप लोगों के इक्विलिब्रियम की हो रही है। खैर चलो ठीक है, देखते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी नेट। ठीक है, नेट इज इक्वल्स टू क्या है आप लोगों का एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है, के फॉरवर्ड कंसंट्रेशन ऑफ ए, और उसके बाद फिर क्या है आप लोगों का माइनस के बैकवर्ड कंसंट्रेशन ऑफ बी, यही है। अब बताओ कि आफ्टर सम टाइम टी ए की कंसंट्रेशन कितनी है, ए माइनस एक्स। मैंने ये नहीं कहा इक्विलिब्रियम पे कितनी है, मैंने सिर्फ इतना कहा कि आफ्टर टाइम टी कितनी है, तुमने कहा ए माइनस एक्स, फिर इक्वल टू के फॉरवर्ड, यहाँ पे भी आ जाएगा ए माइनस एक्स, यहाँ पे बी की कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी कितनी है, ये एक्स है। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सजाओ सवारो। खैर, अभी अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो देखो ए मतलब, अच्छा ए नॉट लिखना था, सॉरी मुझे यहाँ मुझे क्या लिखना था, ए नॉट। ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि एक कांस्टेंट है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो मैं डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। अगर किसी को नहीं समझ में आया है कि डी बाई डी टी ए नॉट माइनस एक्स का अलॉन्ग विथ माइनस साइन डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी कैसे हुआ तो पूछ लेना, मैं बता दूंगी। बट ये बेसिक मैथमेटिक्स है, जब आप क्लास 11 में सीखते हो फिजिक्स में स्टार्टिंग में, है ना, ये वो मैथमेटिक्स है। खैर आगे बढ़ते हैं। के एफ ए माइनस एक्स है, आप एक काम करिए ब्रैकेट ओपन करिए, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो के एफ ए नॉट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ए नॉट लिखने की जगह मैं ए लिख रही हूँ, माइनस क्या हो जाएगा, के एफ एक्स हो जाएगा, माइनस में के बी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा के एफ ए नॉट माइनस साइन और एक्स को अगर आप कॉमन निकाल लें तो यहाँ आ जाएगा के एफ प्लस के बी, ये आ गया आपके पास के एफ प्लस के बी। अभी अभी मैंने तुमसे ऊपर कहा था कि के एफ ए नॉट की जगह हम ये लिख सकते हैं, याद करो, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे के एफ ए नॉट की जगह लिख सकते हो एक्स ई, और यहाँ पे के एफ प्लस के बी, और यहाँ पे माइनस एक्स और अगेन के एफ प्लस के बी। तो फिर से क्या कॉमन निकाल लो, फिर से आप के एफ प्लस के बी को कॉमन निकाल लो, तो के एफ प्लस के बी एक्स ई माइनस एक्स, ये आ गया डी एक्स बाई डी टी।
जहाँ पे ये dx/dt क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड ये बताती है कि नेट रेट क्या है। ठीक है, ये नेट रेट क्या है, ये dx/dt किस चीज़ को बताती है, नेट रेट क्या है। अब इस चीज़ को हम इंटीग्रेट करेंगे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन dx अपॉन में ले आए हमने लाइक टर्म्स एक तरफ, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन 0 से लेकर x इक्वल टू kf और kb, ये दोनों तो कांस्टेंट है तो इनको तो इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से लेकर t, जब टाइम 0 था तब तो x भी 0 होगा, क्योंकि x का मतलब होता है एक कितना खर्च हुआ। तो जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है, या फिर मैं ये कहूँ कि जब रिएक्शन जस्ट शुरू हुई है, तो उस वक्त तो वो x का x ही रहेगा। तो खैर ये कितना हो जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग बेस e आप लोगों का एक्स ई अपॉन में एक्स ई माइनस एक्स। ठीक है, लिमिट्स वगैरह सब पुट कर दी गई है, डन, सब पुट करके फाइनल आंसर मैं बता रही हूँ। तुम्हें इस पूरे मैथमेटिक्स को समझने की आवश्यकता नहीं है। खैर अगर तुम इतना मैथमेटिक्स समझ पा रहे हो इसका मतलब तुम्हें मैथ्स अच्छी है, और अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि मैथमेटिक्स कैसे किया गया तो समझने की कोशिश भी मत करो। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ का डेरिवेशन तुम्हारे पार्ट काम नहीं आएगा। यहाँ पे भी लिमिट्स मैंने पूरी पुट कर दी, यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा आप लोगों का टी। तो ये है आप लोगों का फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन। ठीक है, किसके लिए इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो अगर आपकी रिएक्शन एक फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है, साथ ही साथ में आपकी रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये उसका इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये उसका कैसा एक्सप्रेशन है, इंटीग्रेटेड। अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से देखो आपको क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाएंगे। अब यहाँ से क्वेश्चंस पूछने का फॉर्मेट समझिए। आपको डेटा दे, पहले तो एक रिएक्शन दे देगा, उस रिएक्शन को देखकर तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा कि वो पैरेलल रिएक्शन है, कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, कि वो सीक्वेंशियल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन तो चीख चीख कर कहेगी कि मैं रिवर्सिबल, एरो दिखेगा ना बीच में, आपको समझ में आ गया कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। उस रिवर्सिबल रिएक्शन के फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट दिया होगा, उसके बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट दिया होगा, kf दिया होगा, kb दिया होगा, और आपको बोलेगा कि बताओ 2 घंटे बाद कितना b बना, ऐसा पूछ लेगा। तो 2 घंटे बाद कितना b बना मतलब बेसिकली t इक्वल टू t पर कितना b बना, यानी कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, x पूछना चाह रहा है ना। 2 घंटे बाद कितना b बना वो आपसे ये पूछेगा। तो मतलब टाइम की जगह क्या पुट कर दोगे, 2 घंटा, कितना b बना इस बेसिकली x आपसे पूछना चाह रहा है। और आपको ये भी बता देगा, कुछ ना कुछ डेटा आपको दे देगा, ताकि उस डेटा की मदद से आप XE कैलकुलेट कर सको। आप उस डेटा की मदद से क्या कैलकुलेट कर सको, XE। तो टोटल इस एक्सप्रेशन में 5 वेरिएबल्स हैं, KF, KB, T, X और XE। तो इन पांचों में से कोई 4 का डेटा दे देगा और 5वां डेटा आपको कैलकुलेट करने को कहेगा। बट खैर ये एग्जाम ऐसा लोलो छाप एग्जाम तो है नहीं कि चारों डेटा आपको सजा कर दे देगा कि तुम बस इस फॉर्मूले में पुट करो और पट आंसर निकालो, ऐसा तो होने वाला नहीं है। यानी कि अगर आपको वो ये बोल रहा है कि 2 घंटे बाद कितना b बना, तो एक स्टूडेंट को ये समझ में आना चाहिए कि वो बेसिकली क्या पूछ रहा है आपसे, कि 2 घंटे बाद कितना b बना, मतलब वो आपसे x पूछ रहा है। और अगर मान लेते हैं उसने आपसे ऐसा नहीं पूछा, तो आपको वो यही सेम x की चीज किसी दूसरे फॉर्मेट में भी पूछ सकता है कि बताइए 2 घंटे बाद आप लोगों के पास कितना a बचा, ताकि आप पहले x निकालो और a0 माइनस x करने के बाद ताकि आप ये निकाल सको कि 2 घंटे बाद आखिर कितना a बचा। समझ लो, मतलब जरूरी नहीं है कि 2 घंटे बाद कितना b बना यही पूछेगा, वो ये भी पूछ सकता है 2 घंटे बाद कितना a बचा। और अगर वो तुमसे x पूछ रहा है तो जरूर उसने तुम्हें x ही दिया होना चाहिए सॉरी, उसने तुम्हें जरूर x ही दिया हुआ रहना चाहिए। लेकिन क्या वो तुम्हें ऐसे डायरेक्टली x ही दे देगा कि देखो 6 घंटे बाद इक्विलिब्रियम अचीव हुई और इक्विलिब्रियम पे XE की वैल्यू इतनी थी, क्या इतना डायरेक्टली आपको वैल्यू पुट करने वाला सवाल मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको घुमा फिरा के चीजें मिलेंगी कि बताइए वो आपसे घुमा फिरा के पूछेगा कि इक्विलिब्रियम पर, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर नाउ कंसंट्रेशन इज इतना,
ऐसा कुछ दे देगा। या फिर ये पूछेगा इक्विलिब्रियम पर बी की कंसंट्रेशन इतनी। तो अगर इक्विलिब्रियम पे बी की कंसंट्रेशन पूछी जा रही है तो इक्विलिब्रियम पर बी की कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, एक्स ई होता है ना। इक्विलिब्रियम पे बी की कंसंट्रेशन का मतलब एक्स ई, मतलब एक इंसान जिसको ये एक्सप्रेशन आता है, वो समझ जाएगा अच्छा इक्विलिब्रियम पे बी की वैल्यू बता रहा है मतलब एक्स ही दे रहा है, वो उस वैल्यू को वहां पुट करेगा, आंसर निकाल लेगा इस तरीके से। या फिर ये भी एक तरीका हो सकता है, ये जो आप लोगों ने हमने ऊपर लिखा था ना ये एक्सप्रेशन, ये मैंने इन दोनों को कंसिडर करने के लिए कहा था, इससे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। आपको के एफ दे देगा, आपको के बी दे देगा, आपको ए नॉट दे देगा इनिशियल, और इस दोनों एक्सप्रेशन को यूज करके एक्स ही निकालो और फिर उस एक्स को उठाकर नीचे पुट करो और वहां से फिर एक्स निकालो, ऐसा कुछ दे देगा। क्या ये बातें क्लियर है? ये इस तरीके की, मतलब ये नॉर्मल फॉर्मूला पुटिंग वाले सवाल हैं। इन फॉर्मूला पुटिंग वाले सवालों को वो अलग अलग लैंग्वेज में परोस कर तुमको पूछ सकता है। एक चीज इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से पूछी जा सकती है, हाफ लाइफ बताइए, हाफ लाइफ के बारे में आपका क्या कहना है। तो हम लोग सभी जानते हैं हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है। हाफ लाइफ का मतलब होता है वो समय, कितना समय लग रहा है ताकि रिएक्टेंट आधा हो जाए, ठीक है, ताकि रिएक्टेंट आधा हो जाए। लेकिन अभी हम लोगों को इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए बातचीत करनी है। तो देखो इक्विलिब्रियम रिएक्शन में रिएक्टेंट आधा हो जाए ऐसी बातचीत नहीं की जाती, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए आपका रिएक्टेंट आधा हो जाए तो उसको आधा होने में कितना टाइम लगेगा, ऐसी बातचीत नहीं की जाती है, ठीक है। फिर कैसी बातचीत की जाती है बताइए, फिर कैसी टॉक करनी है? अगर ऐसी बातचीत नहीं करनी है तो फिर क्या बात करें? तब आप लोगों को ये बातचीत करनी होती है कि एक रिएक्शन को, ठीक है, इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में, ठीक है, इक्विलिब्रियम में पहुंचने में अगर इतनी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर है तो इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन का आधा हो जाए तो कितना वक्त लगेगा। इक्विलिब्रियम पर अगर कंसंट्रेशन आप लोगों की एक्स ई है ना, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बोलिए कितनी है, एक्स ई है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ बी कितनी है, एक्स ई है। तो इसको आधा होने के लिए, मतलब आधा बी बने, इक्विलिब्रियम का आधा बी बने, ठीक है, इस बी की कंसंट्रेशन कितनी हो, एक्सी की आधी बने, इसको बनने के लिए जो टाइम लग रहा है उस टाइम को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर आप लोगों का टी हाफ कहते हैं। तो यहाँ पे टी हाफ के थोड़े से ना मायने बदल जाते हैं। यहाँ पे आप टी हाफ को सिंपली रिएक्टेंट का आधा नहीं कहते हो, आप यहाँ पे ये कहते हो कि आखिर यहाँ पे बी की वैल्यू, ऐसी कौन सी बी की वैल्यू रही होगी ताकि वो एक्सी की क्या रहे, आधी रहे। एक्सी की आधी वैल्यू पहुंचने के लिए जो वक्त लग रहा है दैट इज बी नोन एज आप लोगों का टी हाफ, दैट विल बी नोन एज टी हाफ। तो अगर मुझे टी हाफ का फॉर्मूला बनाना है तो मैं ऊपर के फॉर्मूले में क्या करूं, ऊपर के फॉर्मूले में बस मुझे क्या करना है, इस बी की कंसंट्रेशन यानी कि एक्स की जगह एक्सी बाई 2 पुट करना है। और अगर मैं वहां पे एक्सी बाई 2 पुट कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, लॉग ऊपर में एक्स ई, नीचे में एक्स ई माइनस एक्स यानी कि एक्सी बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या है, के एफ प्लस आप लोगों का के बी और इनटू में टी। अब टी को टी ना लिखते हुए टी हाफ लिखेंगे। इस एक्सप्रेशन को पूरे तरीके से सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा, लॉग बेस ई 2, ठीक है, और नीचे में क्या आ जाएगा, के एफ प्लस के बी आ जाएगा। तुम्हें अगर शायद याद होगा तो अगर मैं लॉग बेस ई हटाऊं तो वो 2.303 वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो लॉग बेस 10 हो जाएगा। और तुम्हें लॉग बेस 10 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। लॉग बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो न्यूमरेटर में आता है 0.693 अपॉन में के एफ प्लस के बी। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स याद है तो तुम्हें शायद पता होगा कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हमने जो टी हाफ का एक्सप्रेशन बनाया था वो क्या था, 0.693 डिवाइडेड बाय के। अब यहाँ पे बस के जगह क्या है यहाँ पे के हाफ, के एफ प्लस के बी है। तो कल को तुम्हें कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन दे देगा, उस रिवर्सिबल रिएक्शन के साइंस में आपको के एफ और के बी की वैल्यू लिखी हुई मिलेगी और आपको टी हाफ पूछेगा। आप घबरा जाओगे जिसने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा,
वो ये सोचेगा अरे यार अभी तक तो हम ऐसी रिएक्शन पढ़ते थे जिसमें सिर्फ एक के होता था, यहाँ तो दो दो के है, तो मैं टी हाफ निकालने के लिए कौन सा के यूज़ करूँ? तो आपको ये दोनों के बेसिकली यूज़ करने हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ये याद रखना है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती, नेवर गोज टू कंप्लीशन, ठीक है। वो कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती। तो ऐसे में अगर कोई इंसान ये पूछेगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन आपको दी है, उसमें पूरी तरीके से प्रोडक्ट बन जाए या पूरी तरीके से रिएक्टेंट खत्म हो जाए तो कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए टाइम इनफाइनाइट होता है, क्योंकि वो रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होती, तो उनके लिए रिक्वायर्ड टाइम भी क्या है? इनफाइनाइट। इवन अगर मैं तुमसे ये भी पूछती हूँ ना कि आपके पास अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और मुझको बस इतना बता दो कि उस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए टाइम रिक्वायर्ड कितना है, टाइम रिक्वायर्ड क्या होगा टू रीच इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए उसको टाइम रिक्वायर्ड कितना है, इक्विलिब्रियम पे उसको पहुंचने के लिए टाइम रिक्वायर्ड कितना है। तो डोंट यू थिंक कि इक्विलिब्रियम पे उसका हम कोई टाइम कैलकुलेट कर पाएंगे। इक्विलिब्रियम पे पहुंचने का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म टू रीच इक्विलिब्रियम? टू रीच इक्विलिब्रियम का मतलब होता है x की वैल्यू को xe पुट करना, यही होता है ना, x की वैल्यू को xe पुट करना, मतलब वो टाइम जहां पे हम इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए तो उस टाइम पे आप x को xe से रिप्लेस कर सकते हो। तो ऐसे केस में हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है? log बेस e, न्यूमरेटर में xe और डिनोमिनेटर में क्या होता है? xe माइनस x इज इक्वल्स टू के एफ प्लस के बी इंटू में t। अब तुम कह रहे हो कि इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए, तो अगर तुम इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए हो तो इसका मतलब xe इक्वल टू x हो जाएगा। अगर xe इक्वल टू x हो गया तो xe माइनस x कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब 1/xe माइनस x कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा लॉग वाला एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। यानी कि मुझे फिर जो टाइम रिक्वायर्ड है वो टाइम रिक्वायर्ड इक्विलिब्रियम पे पहुंचने में क्या है? इनफाइनाइट। तो सोचो, जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए इनफाइनाइट टाइम लग रहा है तो रिएक्शन को कंप्लीट होने में तो फिर तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना, तब तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए हम लोग इक्विलिब्रियम, इवन ये जो रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन होती हैं, इनको तक इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगता है। इनको तक पहुंचने के लिए क्या लगता है? इनफाइनाइट टाइम लग जाता है, ठीक है। ये हम लोगों की कहानी थी जो कि हम लोगों ने पढ़ी, बातचीत की इस कहानी पे। अब अगर इस पर्टिकुलर कहानी का मुझे कुछ ग्राफ वगैरह अगर बनाने हो तो मैं ग्राफ वगैरह कैसे बनाऊंगी? देखो, ग्राफ क्या बनाए जा सकते हैं? ln है, ऊपर में xe है, नीचे में xe माइनस x है, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद क्या है आप लोगों का? kf प्लस kb इंटू में t। अब देखो, मैं यहाँ पे kf मैं जानती हूँ मेरा एक कांस्टेंट है, kb मैं जानती हूँ मेरा एक कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट को अगर मैं ऐड करूँगी तो ऐड करने के बाद वैसे भी मुझे जो चीज़ मिलेगी वो भी एक नया कांस्टेंट ही होगा। मानते हो? दो कांस्टेंट्स को अगर आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो जो भी नई क्वांटिटी मिलती है वो भी एक कांस्टेंट ही मिलता है। तो तुम चाहो तो के एफ प्लस के बी को किसी नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हो, बट मैं नहीं कर रही, फालतू के नाटक नहीं करते। अब मैं चाहती हूँ कि हम एक ग्राफ प्लॉट करें, जिस ग्राफ की वाई एक्सिस जो हो उसकी वाई एक्सिस में आपको प्लॉट करने को कहा जाए, ये आपको प्लॉट करने को कहा जाए ln xe अपॉन में xe माइनस x। याद रखना, मैंने अभी भी मेरे लॉग की बेस e ही रखी है, मैंने मेरे लॉग की बेस को क्या नहीं किया है? 10 में कन्वर्ट नहीं किया है। तुम चाहो तो कर सकते हो। और वाई एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या प्लॉट करना चाह रहे हैं? टाइम। तो देखो, ये वाली क्वांटिटी कहाँ प्लॉट हो रही है? वाई एक्सिस पर। ये कहाँ प्लॉट हो रही है? एक्स एक्सिस पर। तो ऑब्वियसली उसके सामने जो ये एंटायर क्वांटिटी लिखी है ये क्या होगा? m होगा। और y इक्वल टू एम एक्स वाले जो कर्व होते हैं वो कैसे होते हैं? अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये इस तरीके का पास होगा, बराबर, ये इस तरीके से पास होगा। और इसकी जो भी स्लोप होगी, जो भी स्लोप, वैसे तो स्लोप को अनगिनत फॉर्मूलों से निकाला जा सकता है, टैन थीटा के फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, बट जो भी स्लोप होगी वो स्लोप किसके बराबर होगी? के एफ प्लस के बी के बराबर होगी।
है ना, किसके बराबर होगी, के एफ प्लस के बी। तो कल को तुम्हें हो सकता है इस तरीके का एक ग्राफ दे दे और इस ग्राफ में मान लेते हैं यहाँ पे तुमको थीटा की वैल्यू दे दे ताकि तुम टैन थीटा करके स्लोप निकाल सको, और क्वेश्चन में मान लेते हैं तुम्हें के बी दे दे और पूछे के एफ निकालो, तो क्या करेंगे, इन दोनों एक्सप्रेशन को यूज करके निकाल लेंगे। तो लेकिन उस बंदे को या उस बंदी को पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ की कैसे गई है ना, ये चीज़ की कैसे गई है। उसको अगर यही नहीं पता है तो फिर वो कैसे कैलकुलेट करेगा, उसको ये पहले पता होना चाहिए कि अच्छा इसका कर्व ऐसा दिखता है, ये चीज़ ऐसे बनती है ना। ये अगर आपको पता है तो आप सब कुछ कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं मान लेते एक कर्व और बनाऊं, तो मैं याद होगा कल हमने पैरेलल रिएक्शंस के लिए भी कर्व बनाया था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, जिसपे हमने बातचीत की थी कि रिएक्टेंट तो एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा होगा और प्रोडक्ट आपका एक्सपोनेंशियली बन रहा होगा। तो यहाँ पे भी अगर मैं कंसंट्रेशन का वर्सेस आप लोगों के टाइम का कर्व बनाऊं, तो देखो क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, हम जानते हैं कि समय के साथ साथ जो रिएक्टेंट है वो एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा होगा, बट कल के जैसे एक्सपोनेंशियली डीके नहीं हो रहा होगा। ये पहले डीके होगा, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद ये रिएक्टेंट क्या हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट, मतलब डीके होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, ऐसा यहाँ पर नहीं है। और सिमिलरली हमने कल क्या पढ़ा था पैरेलल रिएक्शन में कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। इसका मतलब यहाँ ये नहीं है कि यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक सर्टेन पॉइंट तक बढ़ती है और फिर वहाँ जाके कांस्टेंट हो जाती है। और थोड़ी भी अगर तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ी है तो जिस पॉइंट पर ये दोनों चीज़ें, मतलब जिस पॉइंट से ये दोनों चीज़ें मान लेते हैं कांस्टेंट हो जाती हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग कौन सा पॉइंट कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या हो चुका है, अचीव हो चुका है। तो देखो ये इस तरीके का कर्व आपको मिलेगा अगर आप क्या करते हो, एक रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बातचीत करते हो तो। ठीक है, इस तरीके का कर्व आपको मिलेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है इस तरीके का कर्व मिले, थोड़ा वो इंटरसेक्टिंग कर्व भी मिल सकता है, मतलब आपको कुछ इस तरीके का कर्व भी मिल सकता है। जैसे कि मान के चलते हैं कि आपकी वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पे हमने कंसंट्रेशन प्लॉट करनी है, ये आप लोगों की एक्स एक्सिस है, इस पे हम लोगों ने टाइम को प्लॉट करना है। तो एक्सपोनेंशियली ये डीके हो गया डीके हो गया अब यहाँ जाके कांस्टेंट, प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ गया और यहाँ जाके कांस्टेंट। इस तरीके का इंटरसेक्टिंग कर्व भी तुमको मिल सकता है। ठीक है, इस तरीके का इंटरसेक्टिंग कर्व भी मिल सकता है, ये इंटरसेक्टिंग कर्व भी तुम लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये इस तरीके की कहानी, जहाँ पे ये नीचे वाली चीज़ किसको रिजेंबल करेगी, रिएक्टेंट को रिजेंबल करेगी, और ये ऊपर वाली चीज़ किसको रिजेंबल करेगी, प्रोडक्ट को रिजेंबल करेगी। ठीक है, ये वाली चीज़ रहेगी। तो दोनों में से कुछ भी कर पॉसिबल हो सकते हैं। खैर, अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे कि मैंने बताया इस टॉपिक पर उतने कोई खास आपके स्टिल अभी तक कोई क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, और अगर पूछे भी जाएंगे तो कोई, मुझे नहीं लगता इतनी हाई फंटोश कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। जो भी पूछा जाएगा वो आपको एकदम चिल्लर पूछा जाएगा कि ये दिया है बस फॉर्मूले में पुट करो आंसर निकालो टाइप की चीज़ें। कठिन कार्य यहाँ से आपको मिलने वाला नहीं है, बट फिर भी एक आधी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं इस टॉपिक से कि अगर आए तो तुम कैसे करोगे। ध्यान रखना, चाहे पैरेलल रिएक्शन हो, चाहे सीक्वेंशियल रिएक्शन हो, या चाहे रिवर्सिबल रिएक्शन हो, तीनों ही रिएक्शन में आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वैसे ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, और भी काइनेटिक्स को फॉलो करते होंगे, बट हमको सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पढ़नी है। तो अगर पेपर में नहीं भी लिखा है कि वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, तो भी आपको मान के चलना है कि वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करेगी। ठीक है, ये मान लेते हैं आपके पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है 1.5। ठीक है, इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो आपको दिया है 1.5। इसका जो K1 है, K1 की वैल्यू दी है 0.15 आवर इनवर्स। ठीक है, ये आप लोगों को देकर रखी हुई है। उसके बाद आपको ये पूछ रहा है कि डिटरमाइन द टाइम फॉर 80% फॉर्मेशन ऑफ बी।
यानी कि जब बी यानी कि प्रोडक्ट 80% फॉर्म हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, विथ रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। बस यहाँ पे थोड़ी सी ना लैंग्वेज को आपको समझना होगा कि यहाँ पे लैंग्वेज क्या है। खैर देखते हैं, समझते हैं लैंग्वेज को कि क्या है, कैसी है, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है इसमें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है 1.5। उसके अलावा आपको ये पता है कि K1 की वैल्यू 0.15 है, ठीक है, K1 की वैल्यू आपको 0.15 दी हुई है। ओके, अब देखो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि K फॉरवर्ड अपॉन में K बैकवर्ड इज इक्वल्स टू होता है क्या, इज इक्वल्स टू, देखो मैंने ऊपर लिखवाया था आपको, मैं खुद भूल गई हूँ, ठीक है, कहाँ गया, ये एक्स ई अपॉन में ए नॉट माइनस एक्स ई, यही होता है। ए नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। अच्छा, तो ये के इक्विलिब्रियम के बराबर भी होता है, और एक्स ई अपॉन में ए नॉट माइनस एक्स ई। अब देखो मुझे के एफ और के बी में से सिर्फ K1 दिया है, मतलब के फॉरवर्ड दिया है, के बैकवर्ड तो नहीं दिया, कोई बात नहीं। के इक्विलिब्रियम लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये के इक्विलिब्रियम, ये दिया हुआ है 1.5, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है ना, अपॉन में एक्सी अपॉन में ए नॉट माइनस एक्सी। ना तो मुझे एक्सी दिया है ना तो मुझे ए नॉट दिया है, क्या करूँ फिर मैं। तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, जितना आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, लाइक टर्म्स को एक तरफ, अनलाइक टर्म्स को एक तरफ, कम से कम उतना तो कर दो, भले बाकी डेटा आपको दिया हो कि आपको दिया ना हो, कम से कम उतना काम करके रख दो। तो अगर मैं उतना काम करूं तो यहाँ से 3 टाइम्स ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ एक्स ई आ जाएगा, यानी कि मैं एक्स ई को क्या लिख सकती हूँ, 3 टाइम्स ऑफ ए नॉट बाय 5 लिख सकती हूँ। मुझे एक्स ई की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता चली, बट ए नॉट के टर्म्स में पता चल गई, ठीक है। ओके, आगे क्या बोला है, अच्छा गिवन क्या है, K1, K1 का क्या करेंगे, खैर बाद में देखेंगे K1 का क्या करना है। डिटरमाइन द टाइम फॉर 80% फॉर्मेशन ऑफ बी। अब ध्यान से सुनो, 80% फॉर्मेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, विथ रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, विथ रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा ठीक है, क्या हम लोग फॉर्मूला जो हमने लिखा था ln एक्स ई अपॉन वाला इक्वल टू के एफ प्लस के बी इंटू टी, क्या हम वो यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए मुझे कम से कम के बैकवर्ड तो चाहिए ना, क्योंकि के एफ प्लस के बी आता है। तो क्या तुम के बैकवर्ड निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप अगर इन दोनों एक्सप्रेशन को यूज़ करो तो आप बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे, के एफ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, K1, के बैकवर्ड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, K2, और ये दोनों का रेशो किसके बराबर होता है, के इक्विलिब्रियम के बराबर होता है। K1 तुमको कितना दिया हुआ है, 0.15, ठीक है, K2 तुमको नहीं दिया, इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.5 दी है। यहाँ से सिर्फ क्या कर दो, कैलकुलेशन कर दो, तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर -1 आवर इनवर्स। ये आ गया आपके पास K2, यानी कि आपके पास KB की वैल्यू। अब आपके पास KF भी है, KF क्या है आपके पास 0.15, आपके पास KB भी है कितना 0.1, KF और KB है। हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो फॉर्मूला क्या था जरा बताइए, वो फॉर्मूला था ln, यही था ना फॉर्मूला, हाँ बिल्कुल यही फॉर्मूला था ln। यहाँ पे क्या था, एक्स ई अपॉन में क्या था, एक्स हाँ एक्स ई माइनस एक्स इक्वल टू के एफ प्लस के बी इंटू में टी। टी आपको ढूंढना है, के एफ और के बी आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको पता है। आपको एक्स ई पता होना चाहिए, एक्स ई की एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं पता, क्योंकि हमको ए नॉट नहीं दिया है ना कि ए नॉट क्या है, खैर बाद में देखेंगे ए नॉट के बारे में कि। लेकिन क्या तुम्हें एक्स पता है, एक्स का क्या करूँ, एक्स भी तो नहीं पता, ये डेटा भी तो नहीं दिया, ये अलग टेंशन। नहीं, ये डेटा दिया है, कैसे दिया है डेटा, पढ़ो क्वेश्चन को। वो ये चाहता है, क्वेश्चन क्या चाहता है कि आपको टाइम निकालना है, किस चीज़ का टाइम निकालना है, जब रिएक्शन आपकी 80% बी फॉर्म हुआ हो, 80% बी फॉर्म हुआ हो। तो तुम्हें शायद याद होगा कि मैंने जब पढ़ाया था तभी ये चीज़ बताई थी कि बी फॉर्म हुआ है ना, ये क्या है, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी है एट टाइम टी, एट टाइम टी।
तो अभी वो क्या कह रहा है कि बी 80% फॉर्म हुआ होना चाहिए, यानी कि उसने आपको x की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू दी हुई है कितना 80% बी फॉर्म होना चाहिए। तो 80% किसका, इनिशियल कंसंट्रेशन का ना। अगर तुमने अभी तक इतनी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी है, मेंस वाला जो हमने पार्ट पढ़ा था उसमें इतनी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी है, तो पता होना चाहिए कि 80% यानी कि किसका, आपके इनिशियल का। तो यानी कि कितना हो जाएगा 4 आपका 5, यानी कि आपके पास एक्सी की वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स ऑफ A0/5। एक्स की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 टाइम्स ऑफ A0/5। A0 लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता, परंतु अब सुनो ढंग से, परंतु ध्यान देना, हम लोग क्या लेते हैं 80% ऑफ A0 लेते हैं, यही लेते हैं ना 80% ऑफ A0। बट इस सवाल में 80% ऑफ A0 नहीं लोगे। क्यों नहीं लेंगे, अभी तो आपने कहा इसी नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे लिख के रखा है विद रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अगर उसने विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल कहता तो मैं A0 लेती, या अगर कुछ नहीं कहता तो मैं A0 लेती, बट इसने यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कह दिया है, तो ये A0 नहीं होगा, ये XE होगा। और यहाँ पर ये चीज़ कितनी हो जाएगी, XE हो जाएगी। और XE की वैल्यू तो आप जानते ही हो, हमने अभी अभी ऊपर ही डिराइव की है। कितनी डिराइव की थी XE की वैल्यू, 3 टाइम्स ऑफ A0/5। तो ये हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ A0/5, यानी कि ओवरऑल x की वैल्यू कितनी आई 12/25 टाइम्स ऑफ A0। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब मैं उस पर्टिकुलर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो। क्या है हमारा फॉर्मूला, ln, ऊपर में क्या रहता है XE, जो कि कितना है XE 3 टाइम्स ऑफ A0/5, 3 टाइम्स ऑफ A0/5। नीचे में क्या रहता है XE माइनस x, तो XE कितना है 3 टाइम्स ऑफ A0/5 माइनस x कितना है 12 टाइम्स ऑफ A0/25 इक्वल टू KF प्लस KB। KF कितना है 0.15, KB कितना है 0.1, तो उन दोनों का एडिशन कितना हो गया 0.25 टाइम्स ऑफ T। ठीक है, T 80% को कंप्लीट होने में विद रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम कितना लग रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो देखो अगर मैं सॉल्व करूं तो ऊपर में 3 टाइम्स ऑफ A0/5, नीचे में क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर में आ जाएगा 15, 15 माइनस 12 यानी कि 3 टाइम्स ऑफ A0/25 ये आएगा। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ A0, 3 टाइम्स ऑफ A0 गया, ये 5 1 ये 5 5 बेसिकली ये 5 ऊपर जाएगा। तो इस वाली स्टेप को मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, इसको मैं ऐसे ही लिख देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा ln 5। अब तुम तो जानते हो ln का बेस e है। अब बेस e में मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, मुझे बेस 10 में करना है। तो बेस 10 में करूंगी तो यहाँ 2.303 इंट्रोड्यूस करूंगी इक्वल टू 0.25। तो ये इसको यहाँ पे डिवाइड में ले आओ, तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि 80% कंप्लीट होने में कितना वक्त लगा, आपको ये पता चल गया। ठीक है, 80% कंप्लीट होने में कितना वक्त लगा, कैलकुलेशन कर लो। मैंने 1000 बार कहा है, वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो इसको कर दिया 0.6989, इसको कर दिया 0. बोलो कितना 25 इक्वल टू T 80%। अब देखो चाहो तो तुम अगर पेपर में खुद एग्जाम तुम दे रहे होते तो तुम अप्रोक्सीमेशंस कर सकते थे। तुम कैसी अप्रोक्सीमेशंस कर सकते थे, तुम 0.6989 को 0.7 ले लेते, उसको 2.3 ले लेते, ताकि तुम कैलकुलेशन से बच जाओ। फिलहाल क्योंकि मैं कैलकुलेटर से कर रही हूँ तो मैंने इस तरीके की हरकत नहीं की है, अदरवाइज मैं भी अगर पेपर दे रही होती तो भी मैं ये हरकत करती। तो T पर 80% कितना हो जाएगा आपका 1.609 समथिंग आ रहा है, डिवाइड बाय हम इसको कितना करेंगे 0.25। चलो इसको 0.25 से डिवाइड कर लो, तो ये T 80% आ रहा है आपका 6.4। आगे और भी कुछ आ रहा है बट मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है। यूनिट क्या होगी आवर। क्यों आवर क्यों होगी, क्योंकि K की यूनिट आवर इनवर्स थी ना, इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी आवर। यानी कि 80% रिएक्शन को आपके कंप्लीट होने में इतना टाइम लगता है। क्या ये क्वेश्चन कठिन था, नहीं। अगर आपको गिवन डेटा पढ़कर समझ में आ रहा है कि अच्छा ये दिया ये दिया ये दिया है, ऐसे करना है वैसे करना है, तो ये क्वेश्चन फिर आपके लिए बिल्कुल भी कतई कठिन नहीं था। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि एक और वैरायटी तुमको पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। एक रिवर्सिबल रिएक्शन दी है, A से B जा रहे हो K1 रेट कांस्टेंट, B से A आ रहे हो K2 रेट कांस्टेंट। आपको यहाँ पे K1 की वैल्यू दी है
10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स, ये आपको डेटा दिया है। आपको कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम, ये डेटा आपको कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। और आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है, अरे वाह, इस बार इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है 10⁻⁻² मोलर कैपिटल एम, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड। और आपको ये बोला गया है कि आफ्टर 30 सेकेंड्स, ठीक है, मतलब 30 सेकेंड के बाद अब आप ये बताइए कि कंसंट्रेशन ऑफ बी अब आपके पास कितनी होगी। और गिवन डेटा में दिया है e⁻⁻ 0.375 इक्वल्स टू कितना 1.5। ये क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन से ज़्यादा आसान है, ठीक है, ये तुम खुद भी कर लोगे, बट खैर मैं एक बार करके बता देती हूँ। देखो K1 दिया है, सबसे पहला चीज़ आपको K2 पता होना चाहिए। अगर आपको K2 नहीं पता है तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें हमको ये KB चाहिए होता है, इसकी जगह तुम क्या पुट करोगे, है ना। अगर A0 नहीं पता था तो A0 हमारे लिए वैसे भी कोई टेंशन का सबक नहीं था, क्योंकि A0 ऊपर और नीचे का A0 वैसे भी कैंसिल हो जाता है। बट अगर तुम्हें K2 नहीं पता है तो ये बहुत बेकार चीज़ है, K2 पता होना चाहिए। अब K2 कैसे पता लगाएं, तो कुछ ना कुछ तो देखो डेटा दिया होगा जिससे K2 निकाल सको। जैसे पिछली क्लास में K इक्विलिब्रियम की वैल्यू दी हुई थी, इस बार में आपको क्या दिया हुआ है वो आप बताओ। इस बार भी आपको कुछ ना कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इस बार आपको दिया हुआ है ये डेटा आपको दिया, कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम। तुम्हें लगेगा अरे ये डेटा हमारे किस काम का, तो शायद तुम्हें याद हो जब मैंने अभी आपको ऊपर वाले पूरे डेरिवेशन की जब थ्योरी समझाई थी, उस थ्योरी के दौरान मैंने तुमको एक पॉइंट पे कुछ प्रवचन लिख कर दिए थे। क्या प्रवचन लिख के दिए थे, पढ़ो। ये देखो कि K इक्विलिब्रियम किसके बराबर होता है, KF/KB के। कंसंट्रेशन ऑफ B इक्विलिब्रियम बाय A इक्विलिब्रियम को भी K इक्विलिब्रियम कहते हैं। वैसे तो ये बेसिक केमिकल इक्विलिब्रियम है, बट स्टिल, तो यानी कि ये जो डेटा दिया है ये कोई और नहीं बल्कि K इक्विलिब्रियम है। और अगर आपको K इक्विलिब्रियम पता है तो K बैकवर्ड क्या होगा, K फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय K इक्विलिब्रियम। अब K फॉरवर्ड आपको कितना दिया हुआ है, K फॉरवर्ड यानी कि K1 10⁻⁻² दिया है, और K इक्विलिब्रियम कितना दिया है 4, तो 1/4 विल बी 0.25। 0.25 को मैं लिख सकती हूँ 25 इंटू 10⁻⁻4। ये मेरे पास KB की मेरे पास क्या आ गई, वैल्यू मेरी निकल कर आ गई। तो ये मेरे टेंशन का कारण नहीं। तुम चाहो तो तुम KF और KB को ऐड भी कर लो, तो KF कितना है 0.01, KB कितना है, KB है आप लोगों का 0.0025। सो यार एडिशन विल बी 0.01, और उसके बाद कितना यार ऐड करने में पोपट कर दिया कि ये होगा आप लोगों का KF प्लस KB, जिसको क्या लिख सकते हो तुम स्मार्टली, इसको लिख सकते हो 1.25 इंटू 10 की पावर बोलिए कितना -2, ये आप लिख सकते हो। डन कहानी। अच्छा, उसके अलावा और भी तुमसे कुछ बातचीत हुई थी। क्या बातचीत हुई थी कि जो K इक्विलिब्रियम होता है यानी कि KF/KB वो किसके बराबर होता है, वो XE अपॉन में A0 माइनस XE के बराबर होता है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमें A0 नहीं दिया था, तो हमने XE और A0 के रिस्पेक्ट में रिलेशनशिप बना लिया, बट यहाँ A0 दिया है, कितना दिया है A0 10⁻⁻²। तो हम A0 की वैल्यू पुट करेंगे, K इक्विलिब्रियम की वैल्यू पुट करेंगे, तो 4 इज इक्वल्स टू XE अपॉन में 10⁻⁻2 यानी कि 0.01 माइनस में XE। ठीक है, सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 0.04 माइनस 4 टाइम्स ऑफ XE यानी कि बेसिकली 5 टाइम्स ऑफ XE होगा, यानी कि XE की वैल्यू यहाँ से आएगी 4/5 इंटू 10⁻⁻2। यहाँ से मुझको मेरे XE की वैल्यू मिल गई। अब कुछ नहीं करना है, अब सीधा सीधा उठाना है, फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला बोलो क्या होता है, ln, मैं पहले ही बेस 10 ले लेती हूँ, 2.303 लॉग बेस 10। XE की जगह क्या लिखेंगे, ये 4/5, 4/5 कितना होता है 0.8, तो यानी कि उसको मैं लिख देती हूँ 8 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होता है 8 इंटू 10⁻⁻3 x
x आपको पता होना चाहिए। क्या आपको x पता है इस क्वेश्चन में? क्या आपको x पता है? पिछले वाले क्वेश्चन में x पता था, क्योंकि वो बोल रहा था ना रिएक्शन को 80% कंप्लीट होने में कितना वक्त लगेगा। इस बार उसने आपको बल्कि उल्टा पूछ लिया, उसने इस बार आपको टाइम दे दिया कि टाइम रखो भैया 30 सेकेंड और बताओ कि 30 सेकेंड बाद बी कितना होगा। तो 30 सेकेंड बाद बी कितना होगा, मतलब वो तुमसे ये पूछना चाह रहा है कि एट टी इक्वल टू 30 सेकेंड्स बी कितना होगा, यानी कि बी कितना होगा, यानी कि एक्स कितना होगा। वो बेसिकली तुमसे वही पूछना चाह रहा है। तो इस बार एक्स हमको निकालना है, इस बार हमको दिया नहीं है, तो ये माइनस एक्स वैसे का वैसी इक्वल टू क्या होता है के एफ प्लस के बी। और के एफ प्लस के बी की वैल्यू कितनी है? के एफ 1.25 इंटू 10⁻⁻²। तो यहाँ पे ये कितनी है? 1.25 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाई बाय 30 सेकेंड्स। तो ये आ गया आपका 30। डन, ठीक है, बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अब इसको सिर्फ तुम्हें सॉल्व करना है, जो कि सिर्फ सॉल्व करने के बराबर नहीं है, अच्छी खासी मैथ्स लग जाएगी यहाँ पे भी। तो करो भैया, मैथ्स परफॉर्म करो, और क्या कर सकते हैं इसमें। खैर, कम से कम तुम्हें अब ये तो समझ में आ गया है ना कि इस टाइप के कैलकुलेशंस या इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो उनके साथ डील कैसे करनी है। तो 1.25 देखो होता है इंटू 37.5, ठीक है, और ये आपका 10⁻⁻² वैसे का वैसी। इसके डिवाइड में मैं ले आना चाहती हूँ 2.303, मत लाओ, बल्कि 2.303 को यहीं से लात मार के हटा दो। क्यों लात मार के हटा दो? क्योंकि आपको जो गिवन डेटा दिया है वो गिवन डेटा देखो क्या दिया है, ई की पावर दी हुई, मतलब लॉग की बेस जरूर क्या रही होगी, ई, अदरवाइज 10 की पावर देता ना, तो ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगानी है क्या? हाँ, वो तो लगानी पड़ेगी लॉग की प्रॉपर्टीज़, उसको लगाए बिना तो खैर काम होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, लॉग 8 इंटू 10⁻⁻3, ये हमने लगा दिया, माइनस क्या हो जाएगा, लॉग यहाँ पे 8 इंटू 10⁻⁻3 माइनस ऑफ एक्स, ये हो गया। ठीक है, ये कहानी हो गई। अच्छा खैर, इसको तो सॉल्व कर लेते हैं बात का। अच्छा, लॉग 10 कहाँ से लिख दिया ए गधे, ठीक है, यहाँ ई आएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई 2 का क्यूब लिख सकती हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकती हूँ, प्लस क्या लिख दूँ मैं इसको, लॉग बेस ई 10⁻⁻3 लिख सकती हूँ, बिल्कुल। बाजू वाली जो एंटायर टर्म है ब्रैकेट के अंदर, ये 0.008 माइनस एक्स इक्वल टू 37.5 इंटू 10⁻⁻², ये वैसी की वैसी। अब देखो, लॉग की प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊं तो ये 3 सामने आ जाएगा, और लॉग बेस ई मुझको वो 2 पूछेगा, मतलब कैलकुलेशन बहुत ही गंदी आ रही है, बहुत ही गंदी। तो मत करो, थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करो। कैसे दिमाग का प्रयोग करें? क्वेश्चन में आपको जो गिवन डेटा दिया है वो क्या दिया है, ई की पावर 0.375 की वैल्यू आपको दी हुई है। कितनी दी हुई है? ई की पावर 0.375 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.5। ये डेटा हमें किस काम के लिए दिया है? ये डेटा हमें इसी काम के लिए तो दिया है ताकि राइट हैंड साइड में जो 37.5 इंटू 10⁻⁻² आया है, इसको हम लोग क्या लिख सकें, इस चीज़ को हम लोग 0.375 लिख सकें। और यहाँ पे इडियट जैसे लॉग की प्रॉपर्टी भी मत अप्लाई करो, क्योंकि अगर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी तो बहुत लंबी कैलकुलेशन में फंसना पड़ रहा है ना, बहुत ही लंबी कैलकुलेशन में जाना पड़ रहा है हमको। तो वो लंबी कैलकुलेशन में कोई क्यों जाना पसंद करेगा? इससे बेटर है कि आप एंटी लॉग ले लो। अगर आपने एंटी लॉग ले लिया तो आपकी ज़िंदगी सफल, ये ई रेज़ टू द पावर हो गया, और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 1.5, यानी कि ये चीज़ आप लोगों की कुछ इस तरीके में कन्वर्ट हो जाएगी। बस अब देखो कितना आसान हो गया कैलकुलेशन। तो हमेशा लॉग की प्रॉपर्टी लगाने के लिए उतारू मत रहना, कई बार लॉग की प्रॉपर्टी लगाना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। इसीलिए आप क्या कर रहे हो, अगर गिवन डेटा आपको दिया है, एंटी लॉग वगैरह की वैल्यू दी है, तो वैल्यू इसी पर्पस के लिए दी होती है ताकि तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाए। इन दोनों को खैर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 0.0012 माइनस ये आ जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ एक्स, ये हो जाएगा 0.008, ठीक है। तो 1.5 टाइम्स ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करके निकाल लो, तो ये आ जाएगी आपके पास 0.0068, लेकिन निगेटिव में। कितना आ रहा है? निगेटिव में आ रहा है ये तो। क्या ये सही है? ऐसे निगेटिव में आंसर आना सही है क्या? देख लेते हैं, कहीं कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो गई है कहीं हमसे। एक बार चेक कर लो भाई।
हाँ हुई होगी कहीं ना कहीं, तो कैलकुलेशन एरर हुई होगी। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0 पॉइंट, अच्छा ये देखो ये को यहाँ मिस्टेक हो गई है। मैं क्या ले रही थी, 8 इंटू 10⁻³ ले रही थी ना, तो वो 008 थोड़ी ना होगा, वो तो 000। नहीं 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 बराबर तो है यार, रुको यार, पॉइंट में मैं काम ही नहीं करती फालतू के, पॉइंट में गड़बड़ा रही हूँ मैं। 8 इंटू 10⁻³ 8 इंटू 10⁻³ ठीक है, इसको पूरा हटा दो, तो वो 1.5 आएगा, उसको हम लोग लिख देते हैं 3/2। 8 इंटू 10⁻³ और माइनस में x, ओपन करूँगी ब्रैकेट तो कितना आ जाएगा, 12 इंटू 10⁻³ माइनस 3x/2, और ये आ जाएगा इस तरफ में आपका 8 इंटू 10⁻³ अब बराबर है, मैंने कुछ एरर किया होगा खैर वहाँ पे। 3x/2 ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10⁻³ यानी कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 8/3 इंटू 10⁻³ ये आएगा। यानी कि 30 सेकेंड बाद अगर कोई पूछेगा कि b कितना बना, तो 30 सेकेंड्स बाद b इतना बना, 8/3। तुम चाहो तो उसको पॉइंट में निकाल सकते हो, ठीक है। इवन वो तुमसे ये भी पूछ सकता था कि 30 सेकेंड्स बाद a कितना बचा, तो 30 सेकेंड्स बाद a कितना बचा ये कैसे बताओगे, a0 माइनस x करके। a0 आपको दिया है ना, x आप कर लीजिए, x आपने निकाल लिया है, आपका आंसर आ जाएगा। ये एक तरीका हो गया, मतलब दोनों में से वो आपको कुछ भी पूछ सकता है। तो ये 2 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने यहाँ पे डील किए, और इन दोनों में कुछ नहीं था, सब कुछ सेम था, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और क्वेश्चन तुम्हें दे रही हूँ, बट ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था वैसा ही है ये क्वेश्चन। आपको एक रिएक्शन दी है ए, ये K1 वाले रेट कांस्टेंट से P बना रही है, रिवर्स में K2 वाले रेट कांस्टेंट से वापस से A बना रही है। फर्स्ट ऑर्डर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। K1 की वैल्यू आपको दी हुई है 7 इंटू 10⁻² मिनट इनवर्स, ठीक है, ओके। अब देखो बोला जा रहा है डिटरमाइन टाइम, पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने यही दिया था, आपको टाइम डिटरमाइन करना था। अब यहाँ पे कौन सा वाला टाइम डिटरमाइन करना है वो देख लेते हैं। एट विच 25% ऑफ ए वुड बी एग्जॉस्टेड। अब देखो ध्यान से देखना, पिछली बार क्या कहा था कि 80% ऑफ बी बनना चाहिए, यहाँ पे इस बार क्या बोल दिया है, 25% ऑफ ए आप लोगों का जाना चाहिए। क्या ये लैंग्वेज समझ में आ रही है, 25% ऑफ ए आपका जाना चाहिए, मतलब 25% ऑफ ए जा, 25% ऑफ ए जा, यानी कि x की वैल्यू दी है यहाँ पे सीधी सीधी, है ना। x की वैल्यू कितनी दी है, A0/4, 25% ऑफ वॉट, 25% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर 25% ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं बोला है तो इनिशियल ही बोला है। तो ये जो लैंग्वेज होती है ना, ये लैंग्वेज को डिकोड करना बहुत ज़रूरी है कि 25% किसका, ये x है कि ये a है कि ये xc है, ये सब लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए, डन। अच्छा, अब देखो निकाल तो हम लेंगे, लेकिन इसके लिए K2 तो आपने नहीं दिया, इसके लिए K2 दो ना, क्योंकि फॉर्मूले में तो KF प्लस K भी आता है, यहाँ पे तो आपने K2 दिया ही नहीं है, फिर अब क्या करूँ। अब K2 तो दिया ही नहीं है, अब K2 के बारे में अब कोई डेटा ही नहीं दिया है, तो अब K2 का डेटा नहीं दिया तो हम क्वेश्चन कैसे करें। तो अब देखो क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, आपको उस ग्राफ से K2 ढूंढना है। जैसे हर बार K इक्विलिब्रियम दे देता था और आपको K2 ढूंढवाता था या K1 ढूंढवाता था, जो भी है, इस बार आपको ग्राफ दे दिया है। ये आपका ग्राफ है जो मैंने ऊपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाई थी ना, ये इस तरीके का ग्राफ है। ये वाला ग्राफ डेफिनेटली आपके ए का है, ये पी का है, ये कंसंट्रेशन है, इधर टाइम है। आपको यहाँ पे ये वाला डेटा दिया है 0.3, ठीक है, ये वाला डेटा दिया है आपको 0, ये वाला डेटा आपको दिया हुआ है 0.1 और ये वाला डेटा दिया है 0.2। इस डेटा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, देखो ये रिएक्टेंट का कर्व है, इसका मतलब ये क्या है, ये t=0 पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, यानी कि ये बेसिकली आपको क्या दी हुई है, A0 दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन। ये इस ग्राफ से आपको पता चलता है, ठीक है।
अच्छा ये क्या है, ये t इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट 0 होगा। खैर ये क्या है 0.1, ये 0.1 जो है आप लोगों का क्या है, ये पॉइंट, अच्छा आपको यहाँ पे K1 की वैल्यू दी हुई है 7 इंटू 10 की पावर कितनी -2, ये मैंने ऊपर दिया है। K2 के बारे में कुछ नहीं दिया, और K2 इस ग्राफ से निकाला भी नहीं जा सकता है। मैं बस तुम्हें थोड़ी सी हिंट दे रही हूँ, इस ग्राफ से क्या निकाला जा सकता है, इस ग्राफ से K इक्विलिब्रियम निकाला जा सकता है। अभी अभी सेकंड क्वेश्चन में हमने बातचीत की कि K इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। तो अब देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, यही तो है, यही तो वो पॉइंट है जहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया, जहाँ से वो कांस्टेंट होना शुरू हो गया है। तो प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितनी है 0.2, ये थोड़ा ऊपर मार्क हो गया, इसको 0.2 ले लो। तो यानी कि यहाँ से आप अगर रेशो लो के इक्विलिब्रियम का, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, रिएक्टेंट की कितनी है 0.2, तो यानी कि आपको यहाँ से के इक्विलिब्रियम मिल गया। और अगर आप के इक्विलिब्रियम मिल चुका है तो K2 तो तुम निकाल ही लोगे। तो इस तरीके से ग्राफ दिया जा सकता है, ग्राफ की मदद से आपको A0 ढूंढना पड़ सकता है, A0 के अलावा आपको के इक्विलिब्रियम भी ढूंढना पड़ सकता है। अब देखो यही सेम सवाल JEE मेंस में भी आ जाएगा, इस तरीके का ग्राफ दे देगा, पूछेगा बताओ के इक्विलिब्रियम कितना है। तो एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि के इक्विलिब्रियम मतलब ये, और ग्राफ देखकर ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो डेटा है ये आपका इक्विलिब्रियम पे कितनी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की उसको बताता है, ये वाला डेटा कितनी कंसंट्रेशन है उसको बताता है। ठीक है, और जहाँ पे ये दोनों कॉमनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपको ये बता देगा कि इक्विलिब्रियम किस टाइम पर आया है। खैर वो अपन बात नहीं कर रहे हैं उसके बारे में, ये आपको के इक्विलिब्रियम पता चल गया। K2 निकाल लो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था वैसे इसको कर लो। तो इसका मैं आंसर तुम्हें देती हूँ ताकि तुम अपना आंसर निकालो और टैली करो और देखकर बताओ कि मैच हुआ कि नहीं हुआ। इसका आंसर आता है 6.6 मिनट्स। ठीक है, मतलब 6.6 मिनट लगेगा 25% ऑफ रिएक्शन को क्या होने के लिए, ख़त्म होने के लिए। ठीक है, तो खैर यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग रोकते हैं। कल हम लोग सीक्वेंशियल रिएक्शन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा ये जो आज मैंने टॉपिक पढ़ाया है रिवर्सिबल, इसको अपोजिंग रिएक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अपोजिंग रिएक्शंस। कल हम पढ़ेंगे सीक्वेंशियल या फिर कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शंस, और कल का टॉपिक पढ़ने के बाद एक आखिरी टॉपिक बचेगा स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, फिर हम लोगों का ये केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो जाएगा। फिर थोड़ी सी 2 या 3 क्लासेस की न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स आता है तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री तभी पढ़ लो तो बेटर है, अलग से उसको रखने का कोई सेंस नहीं बैठता है। खैर न्यूक्लियर केमिस्ट्री के उतने ज़्यादा सवाल तो मेंस में नहीं पूछे जाते हैं, बट फिर भी पढ़ लेना ठीक है, क्यों हो सकता है कोई छुटपुटा सवाल कभी आ गया तो, है ना। ठीक है, इसको फिलहाल यहाँ रोकते हैं, ये वाला आंसर ज़रूर निकालना। इसको मैंने इतना सॉल्व करके इसलिए दिया ताकि तुम के इक्विलिब्रियम ग्राफ की मदद से